दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम विज्ञान का पहला मॉडल पेपर देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइए कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। और दोस्तों जो प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं होगा उसको आप लोग अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो देखिए जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर कमेंट करेंगे उसको हम पर्सनली ये जो मॉडल पेपर है उसका PDF फॉर्म उनके पर्सनल नंबर पर भेज देंगे और साथ में इसका उत्तर भी भेज देंगे ताकि उनको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो अगर आपको भी इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर कमेंट कीजिए और साथ में अपना नाम भी कमेंट कीजिए ताकि हमको सेव करने में आसानी हो और उनको हम PDF आसानी से भेज सकें। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दोस्तों देखिए कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहाँ पर देखिए न्यूनतम दूरी पूछा गया है। तो न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर पूछते कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है। तो अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है, यानी कि हम लोग अनंत दूरी तक देख सकते हैं और न्यूनतम हम लोग 25 सेंटीमीटर दूरी तक हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कहेगा तो हो जाएगा अनंत। चलिए उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि वर्ण, रंग को ही वर्ण कहा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि श्वेत प्रकाश को जब कोई प्रिज्म से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को जब कोई प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इसमें कहता है कि कौन रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो दोस्तों सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपका एग्जाम काफी ही नजदीक है। तो आप लोग वीडियो पर जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हम VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी कि मानव नेत्र पर जो रेटिना पर छवि बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए उसके बाद आइए छठा प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों आकाश का रंग है वो नीला किसके कारण प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो कैसा होता है, नीला होता है, यानी कि नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इस कारण आकाश है वो नीला दिखलाई पड़ता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, दर्पण पूछा गया है। तो देखिए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, तो हम लोग हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उसमें जो चेहरा होता है वो कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
और यहाँ पर पूछा गया कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब किसमें बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 8वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि निकट दृष्टि के लिए, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद आइए 9वां प्रश्न में। देखिए 9वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझिए। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कौन सा उपकरण है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है मोटर, सी दिया हुआ है जनरेटर और डी दिया गया है वोल्टमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा की उपस्थिति किससे मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं और गैल्वेनोमीटर से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर ए मीटर नहीं दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और ए मीटर के द्वारा भी हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो अगर ऑप्शन में ए मीटर नहीं रहे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में। देखिए 10वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था, मैक्सवेल ने। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न है। कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 12वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यानी कि हम लोग अगर श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में दोनों में से कौन सा संयोजन करेंगे जिसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब देखिए इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखलाते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में मान लीजिए कि दो प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है और दूसरा 3 ओम का है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 + 3 सीधा हो जाएगा कितना, 5 ओम हो जाएगा। और इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/3 करेंगे तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दो 5, यानी कि 6/5 करेंगे तो देखिए 5 से कितना आएगा, कम आएगा। यानी कि जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान कितना आता है, तो प्रतिरोध का मान होता है वो बढ़ता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 13 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है, काल्पनिक होती है। यानी कि चुंबकीय बल रेखा को हम लोग देखते नहीं है, यानी कि उसको हम मात्र कल्पना कर सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा कैसा होता है। तो देखिए इस तरह से होता है, आपको हम फिगर ड्रॉ करके दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए चुंबकीय बल रेखा होता है इस तरह से, यानी कि यह कैसा रेखा होता है, काल्पनिक रेखा होता है और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। यानी कि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये इस तरह से होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, और ये कैसी होती है, काल्पनिक होती है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करके इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपको बताना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, डी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो देखिए इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 16 नंबर सवाल में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपसारी कहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा
और अभिसारी कहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया अपसारी लेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, यानी कि प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है वो कौन होता है, तो लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। आपको ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है लाल, हरा और नीला, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो आइरिस होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आइरिस। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास का आपको एग्जांपल देते हैं। जब आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते हैं तो देखिए उसमें किस तरह से होता है, एक इस तरह से लेंस होता है, इस तरह से एक लेंस होता है, और इसमें जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो छोटे छोटे अक्षर को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास शीशे को विशालक शीशा कहा जाता है। तो विशालक शीशा में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि जब कोई कंडक्टर से यानी कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें कौन सा कण होता है, वो गतिशील होता है। तो उसमें गतिशील कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। दोस्तों एम्पियर घंटा है वो किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। दोस्तों वाट के बराबर कौन सा मात्रक है, तो यहाँ पर जूल पर सेकेंड दिया हुआ है, जूल सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर एस पर जे यानी कि क्या दिया गया, सेकेंड पर जूल, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो वाट किसके बराबर होता है, तो वाट होता है वो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए 25वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा CO2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 26वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। आंसर क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया, और इसी को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। यानी कि काली चूना को ही बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो देखिए जब काली चूना पर हम लोग जल डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है। यानी कि इसको कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दोस्तों सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कॉपर, बी दिया हुआ है Hg यानी कि पारा, सी दिया हुआ है Ag यानी कि अर्जेंटम यानी कि चांदी, और डी दिया हुआ है सोना यानी कि Au। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप वीडियो पर लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और कोई प्रश्न अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न हम समझ नहीं पाए हैं तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पर
प्रश्न को अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर वहाँ पे या फिर वहाँ पे कॉल पे भी हम समझा सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्यों? देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी कि वह क्या होगा? वह क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि ये 11 भी होगा और 10 भी होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इस तरह के प्रश्न को आप लोग अपने से दिमाग लगा करके बनाइएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2। दोस्तों एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 32वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 33 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। दोस्तों उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन कहता है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी कि CHO किसको कहते हैं? एल्डिहाइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? एल्डिहाइड को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 35 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 35वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आवर्त सारणी में आवर्त में कहता है कि बाएं से दाएं। दोस्तों बाएं से दाएं जाएंगे तो जो परमाणु की त्रिज्या होगा वो क्या होगा? घटता है, यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? घटता है, और दाएं से बाएं जाएंगे तो बढ़ता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि निम्नांकित तत्वों में कहता है कि अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो पहले Li यानी कि लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और F यानी कि क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। तो इसमें कहता है कि अधातु गुण को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा लिथियम। तो देखिए सबसे पहले लिथियम कहाँ? ऑप्शन बी में है। उसका बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी कि इसका धातु गुण है वो बढ़ते क्रम में है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि सिलिकन क्या है। दोस्तों सिलिकन क्या है? तो सिलिकन क्या है? तो एक प्रकार का उप धातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उप धातु। देखिए कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बन, बी है क्लोरीन, सी है सोडियम और डी है फास्फोरस। तो देखिए इसमें जो विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो सोडियम है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। टिहरी बांध का निर्माण है वो किस प्रदेश में किया गया है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि 39 का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा या फिर उत्तराखंड होगा या फिर राजस्थान होगा या फिर बिहार होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आप लोग इसका जवाब नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट में जाकर के देख सकते हैं कि स्टूडेंट है वो इसका जवाब क्या दिए हैं। अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? दोस्तों किरोसिन को किसको कहते हैं? मिट्टी के तेल को कहते हैं किरोसिन। तो देखिए किस को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए
कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। दोस्तों अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तो देखिए सर्फ एक्सल दिया हुआ है, शैम्पू दिया हुआ है, इजी सर्फ दिया हुआ है और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो तीनों बनाए जाते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? दोस्तों सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? दोस्तों खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में सीएनजी, बी दिया हुआ है एलपीजी, सी दिया गया बायोगैस और डी दिया गया है कोयला। तो दोस्तों सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। सीएनजी का उपयोग सिर्फ अभी मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप लोगों से एक सवाल है कि बताइए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आप लोगों के लिए सवाल है कि सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जो स्टूडेंट तेज होंगे वो इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे और जिनको पता नहीं होगा वो जाकर के देख लेंगे कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2Cu प्लस O2 और अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? 2CuO। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसा है? ऑक्सीकरण है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 45वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण संतुलित नहीं, यानी कि कौन सा समीकरण है वो संतुलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर छूटा हुआ है, तो ऑप्शन बी देखिए। इसमें देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखिए जो तत्वों का संख्या होगा वो इस तरफ बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें एन यहाँ पर कितना बार है? 2 बार है। तो यहाँ पर एन 2 बार नहीं है, यानी कि यहाँ पर एन देखिए 1 ही बार है। तो इससे पता चलता है कि ये समीकरण है वो संतुलित नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बाकी आप लोग बारी बारी से सबको चेक करके देख लीजिए, दोनों तरफ तत्वों का जो संख्या होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो संतुलित होगा और बराबर नहीं होगा तो वो संतुलित नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो दोस्तों कौन दुर्बल अम्ल है? तो देखिए यहाँ पे HNO3 दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है और CH3COOH। तो देखिए इसमें जो दुर्बल अम्ल होगा वो कौन होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है। दोस्तों क्रायोलाइट है वो किसका अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सब जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या। दोस्तों पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 19 होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथिनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। दोस्तों इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल ईथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो C2H5OH, यानी कि ये हो गया इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए कहता है कि एल्काइन कौन है? दोस्तों एल्काइन का फॉर्मूला आपको बताए थे कि CnH2n-2 होता है। तो 2 दूना 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर C2H2 है जो क्या है? एल्काइन का है। चलिए उसके बाद देखिए 53 नंबर सवाल कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। बहुत आसान क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच
सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला आपको ऊपर अभी दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो एसिटिलीन का फॉर्मूला है, और इसका हम लोग अगर स्ट्रक्चर खींचेंगे तो देखिए किस तरह से होगा। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा C2 और H2, यानी कि इस तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ हाइड्रोजन। तो देखिए C2 हो गया 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 3 बंधन है। कितने बंधन है, 3 बंधन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कहता है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, यानी कि श्वसन का अगर हम लोग अध्ययन करना चाहेंगे तो हम लोग किस तरह के बीज को हम लोग उपयोग में लाएंगे। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, अंकुरित बीज, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंकुरित बीज। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो दोस्तों मानव का जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन का एक हिस्सा होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों जाइलम होता है वो पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जाइलम ज से जल और ज से जाइलम, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए, यानी कि फ से फ्लोएम और फ से फल, इसको याद रखिए। तो हो जाएगा भोजन के लिए कौन, तो फ्लोएम, और जल के लिए कौन, जाइलम। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपको पता होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि फलों को पकाने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों फलों को पकाने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है, या फिर इसी को पूछ सकता है कि फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए फलों को पकाने के लिए C2H2 यानी कि एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, और इसी को इथिलीन भी कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इथिलीन। चलिए उसके बाद देखिए 60वां क्वेश्चन कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। दोस्तों न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है उसको कहा जाता है डेंड्राइट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 61 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। दोस्तों आपातकाल हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनालिन को कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा चबाना। दोस्तों चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आइए 63 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि मानव में गर्भ की अवधि होती है। दोस्तों मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन होती है, तो 270 दिन होती है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। दोस्तों गंगा एक्शन प्लांट है वो कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। देखिए डायरिया, टीबी, निमोनिया, और यहाँ पर डी दिया गया बी एवं सी दोनों। तो देखिए इसमें जो टीबी और निमोनिया है वो दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 67 नंबर सवाल कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का पाचन वे लोग नहीं कर पाते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण। दोस्तों ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि निम्न में से कहता है कि परजीवी पादप का उदाहरण है। दोस्तों पादप परजीवी यानी कि परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा होता है, तो अस्क्रूटा होता है। दोस्तों अस्क्रूटा है जो पादप परजीवी यानी कि
पेड़ पौधे पर चढ़कर, यानी कि कोई पौधा है उस पे उसका लता होता है वो लपटा कर चढ़ जाता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को परजीवी पादप कहा जाता है। स्क्रूटा है वो परजीवी पादप का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी कि हृदय से संपूर्ण शरीर में रक्त को यानी कि खून को किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो अलिंदों के द्वारा पंप किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। दोस्तों हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है। हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। कहता है कि जनन संचालित रोग है, तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पुष्प के सबसे बाहरी भाग है। दोस्तों पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन है, तो बाह्य दलपुंज है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि ब्लड समूह ए, कहता है कि कौन सा एंटीबॉडी होता है। दोस्तों ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 75 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि रक्त में, कहता है कि ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। दोस्तों ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन इसका सही उत्तर होगा, इंसुलिन के द्वारा नहीं होता है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि पादप में वृद्धि हार्मोन। दोस्तों पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन है। चलिए कहता है कि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन है वो कहाँ स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि मनुष्य के मुंह में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि एंड्रोजेम है। दोस्तों एंड्रोजेम क्या है, तो एंड्रोजेम है वो नर हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 80 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको sikketarget.com वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप लोग हाई टारगेट क्लास 10th का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर इतना पर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल एड्रेस इतना पर भी आप लोग ईमेल करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और बताइए कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था।